Welcome students and parents in our channel Pioneer Classes. Today we have our state topper Parthiv Roy with his father. So today we will discuss with Parthiv about his journey of NEET. ओके तो पार्थिव पहले तो मैं आपको ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगी। थैंक यू। आपके पापा को भी मैं बोलूंगी थैंक यू कि बहुत सारे मेहनत के बाद आपने इस स्कोर को अचीव किया है, आपके डेडिकेशन को हमने देखा है। तो सबसे पहले मैं पार्थिव आपसे जानना चाहूंगी कि इस 4 साल आप 4 साल से पायनियर क्लासेस से जुड़े हुए हैं। आपने क्लास 9th में एडमिशन लिया था एंड अब आप नीट में जा रहे हैं, नीट क्वालिफाई करके जा रहे हैं। बहुत प्राउड फील हो रहा है हमें भी इस चीज़ को करते हुए कि हमारे पायनियर क्लासेस से नीट टॉपर, स्टेट टॉपर निकलते हैं, मतलब जा रहे हैं, तो मुझे बहुत प्राउड होता है इस चीज़ को लेकर। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि पार्थिव आप अपना बताइए कि कैसे जर्नी रही है आपकी इस 4 साल में, आपको पायनियर क्लासेस से क्या क्या गाइडलाइन मिली? तो जैसे कि मैम ने कहा, मैंने क्लास 9th में पायनियर क्लासेस को ज्वाइन किया था और मेरा जर्नी जो है बिल्कुल स्मूथ रहा। जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि बैकलॉग्स हो गया या फिर कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, वो सारे प्रॉब्लम्स से मुझे उतना मैंने उनको फेस नहीं किया। और इसका रीजन मैं मानता हूँ कि टीचर्स तो ठीक है, डेफिनेटली सर और मैम बहुत एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन टीचर से भी बढ़कर वो बहुत अच्छे मेंटर्स। मेंटर का मतलब है जो कि आपकी प्रिपरेशन को मॉनिटर करेंगे कि अगर आपके टेस्ट में कम नंबर आ गए तो क्यों कम आए और एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए कि आपका नेक्स्ट टेस्ट में नंबर इंक्रीज हो जाए। तो सर मेरे को टेस्ट के बाद ही फोन करते थे कि भाई तुम्हारा तो अभी तो केमिस्ट्री में थोड़ा नंबर कम आ गया, बायोलॉजी में कम आ गया, अगले टेस्ट में ये करना, नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत मुझे कभी भी यहाँ पर किसी चीज की एब्सेंस फील नहीं हुई, सब कुछ। और इस बार जो नीट का जो क्वेश्चन पेपर आया वो इस कमिंग 10 इयर्स में, आप लास्ट 10 इयर्स में देखिए तो लास्ट 10 ईयर के जो भी नीट के क्वेश्चंस रहे हैं उसमें लेंथीएस्ट, मैं इसे टफ नहीं बोलूंगी क्योंकि क्वेश्चंस हमारे सिलेबस के बेस, जो सिलेबस है उस पे से ही क्वेश्चंस थे एंड बट एक बात बोलूंगी कि क्वेश्चंस लेंथी थे, लेंथीएस्ट क्वेश्चन इस बार आया और स्पेशली बायोलॉजी में बच्चे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बायोलॉजी में बच्चे सोचते हैं कि क्वेश्चन 1 सेंटेंस एंड 1 वर्ड का होगा, यस और नो, एंड दिस टाइम दैट स्ट्रेटजी इज कंप्लीटली चेंज्ड, राइट ना। तो इस बार मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि अच्छे स्टूडेंट क्वेश्चंस पेपर को देखिए एग्जाम में, राइट ना। इस सिचुएशन में आपने खुद को कैसे बैलेंस रखा, क्योंकि आपने पढ़ाई अच्छे से की है, प्रैक्टिस अच्छे से की है, आप में एक्यूरेसी है, स्पीड है, एवरीथिंग यू हैव, बट हाउ डिड यू मेंटेन दैट सिचुएशन? तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे ज्यादा नयापन नहीं लगा इस बार के पेपर में और उसके पीछे मेन रीजन ये है कि आरबीटी, रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज, जो पायनियर क्लासेस में एंड में कंडक्ट कराया जाता है, उसमें हमें यही टाइप के क्वेश्चंस मिलते थे, स्टेटमेंट बेस्ड हो गए, असर्शन रीजन टाइप हो गए। और मैं अब बहुत सारे टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किए थे लेकिन आरबीटी यूनिक था, मतलब किसी टेस्ट सीरीज में मुझे ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिले। तो डेफिनेटली एग्जाम में जाने के बाद थोड़ा सरप्राइज तो हो गया क्योंकि जैसे मैम ने कहा हम एक्सपेक्ट करके आते कि बायो को फटाफट कर लेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम देंगे, बट फिर भी मुझे टाइम क्रंच उतना महसूस हुआ नहीं और मैंने 40-45 मिनट्स में बायोलॉजी को रैप अप कर लिया। इसके पीछे एक रीजन था जो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि इन्होंने अपने आप को उस समय बैलेंस कैसे किया या क्वेश्चंस देख के इन्हें डर नहीं लगा कि ओ माय गॉड दे आर सो लेंथी क्वेश्चंस। तो इसके पीछे रीजन था, ये स्टूडेंट्स बहुत प्रैक्टिस किए थे, इतना हमें पता है। हमारे यहाँ ढेर सारे टेस्ट सीरीज कंडक्ट किए जाते हैं और इस सभी के टेस्ट सीरीज में मैं एक बात बोलूंगी कि पार्थिव का अच्छा स्कोर रहा, अच्छे से हर एक टेस्ट को दिए, कोई टेस्ट आपने स्किप नहीं किया, एज वेल एज आई नो, राइट ना। एंड इसके कारण जो बच्चे मैक्सिमम टेस्ट का प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका पेशेंस लेवल भी इम्प्रूव हो रहा है, राइट ना, उनका स्पीड इम्प्रूव हो रहा है, एक्यूरेसी इम्प्रूव हो रहा है, एज वेल उनमें पेशेंस लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, जो कि आपको काफी हेल्प किया। एक चीज मैं पूछूंगी आपसे कि यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं या जो भी आपने टेस्ट किया वो कैसे आपके लिए? तो टेस्ट सीरीज तो 11 के स्टार्टिंग से मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, तो यहाँ की टेस्ट सीरीज में मैं ये कहूंगा कि आप कभी खुश नहीं करेंगे। मतलब कुछ टेस्ट सीरीज होते हैं कि बहुत आसान, मतलब बिना पढ़े 650 आ गए, यहाँ में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मुझे याद है कि फर्स्ट मंथली टेस्ट मतलब 11 के तो पहला जो उसमें मेरा 512 स्कोर था, तो उस टाइम मैं काफी डिमोटिवेटेड था कि यार मैं तो सोच रहा हूँ कि एम्स दिल्ली और स्कोर नहीं आया, लेकिन सर मेरे को बोलते तुम टेंशन मत लो, जो क्वेश्चन सेट किए जा रहा है वो तुम्हारे बेनिफिट के लिए है और इसीलिए
कभी भी हमें डर नहीं लगता कि यार टफ क्वेश्चन आ गया तो क्या करूंगा, क्योंकि मैंने पहले कर चुका हूँ, तो आ गए तो उससे निपट लूंगा। और फिजिक्स में भी आसान क्वेश्चन भी रहते थे, मॉडरेट भी रहते थे, टफ भी रहते थे, लेंथी भी रहते थे। तो टेस्ट सीरीज कंप्लीट पैकेज था। और जैसे मैंने कहा कि मैंने टेस्ट कोई मिस नहीं दिया, और मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ, बहुत लोग टेस्ट से भागते हैं, एक टेस्ट में कम नंबर आ गए तो दूसरा टेस्ट नहीं दूंगा, ये बहुत गलती होगी अगर आप कर रहे हो तो। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी मेरा स्कोर बना है उसके पीछे मेन रीजन ये रहा कि मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए। आपको भी यही करना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को, अगर आप टेस्ट से भागोगे तो चीजें इम्प्रूव नहीं होगी। जो आपका जो कंफ्यूजन या जो आपका वो साइड है जो आपको इम्प्रूव नहीं होने रहा है, उसको आप सबसे पहले उसको आप रेक्टिफाई कीजिए, उसे करेक्ट कीजिए, राइट ना। नेक्स्ट थिंग्स, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी। पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कोर वही करते हैं जो स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपने क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाया था? तो मैं तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में शॉर्ट में आपको बताता हूँ। पहले फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में सर ने हमेशा हमें एक एल्गोरिथम सिखा दिया था, हर एक चैप्टर के लिए यूनिक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एनएलएम की बात करूँ, सर ने हमेशा ये कहा पूरा एनएलएम में सिर्फ एक फॉर्मूला है, F = ma, उससे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और सर हमें हमेशा ये कहते थे कि एनएलएम का भी क्वेश्चन हो तो पहले फ्री बॉडी बनाओ, फिर उसकी इक्वेशंस लिखो, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करो। और इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला, दूसरे के लिए दूसरा, तो कंफ्यूज हो जाएगा। एक पर स्टिक कीजिए। और फिजिक्स में फॉर्मूला याद करके फायदा नहीं होगा, भूल जाओगे। तो खुद से डिराइव करो, और एग्जाम में अगर आप भूल भी गए तो आप उसको डिराइव करके भी सॉल्व कर सकते हो। और जो सर डीपीपीस प्रोवाइड करते थे, मैं घर पे जाके तुरंत उनको करता था। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो टाइम बाउंडेड मैनर में डीपीपी को सॉल्व नहीं करते। और ये आपको, मैं तो क्या करता, फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चंस का डीपीपी है, उसको 10 क्वेश्चंस में डिवाइड कर देता था। 10 फिजिक्स के क्वेश्चन करने हैं मेरे को आधे घंटे में, और फिर जैसे ही खत्म होते थे मैं टेस्ट की फॉर्मेट में चेक करता था कि कितने सही हुए कितने गलत हुए। जो गलत हो रहे थे उनका सोल्यूशन देता था। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी का मिक्सचर मैं मानता हूं, और इसमें आपको कोशिश करना है कि आप निमोनिक्स के फॉर्म में चीजों को याद रखिए। उसमें मेरे को स्पेशली मेरे टीचर्स, जैसे केमिस्ट्री में मैंने एकेसी सर के यहाँ पर 11th-12th की पूरी प्रिपरेशन करी, और बाद में पार्शियली मैंने गौरव तिवारी सर के पास भी 12th में ज्वाइन किया था। तो उन्होंने हमें निमोनिक्स के फॉर्म में चीजों को याद करा, जैसे पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल, तो हमें रिकॉल करने में टाइम नहीं लगा। और बायोलॉजी की बात अगर करें, इसमें भी जैसे मैम जितने भी स्पाइनल नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स, उनको कैसे याद रखना है, इसके लिए निमोनिक्स सिखा दी थी। तो आपको इसी तरह से, मतलब टीचर जो कहते हो, ऐसा नहीं कि ठीक है वो कह रहे हैं तो मैं घर पे जाके अपना ही फॉर्मूला बना लूंगा, ऐसे नहीं है फॉर्मूला, तो उनको फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बायोलॉजी में कितने इंपॉर्टेंट हैं? एनसीईआरटी के एग्जांपल्स की बात, जैसे इसमें एनिमल किंगडम से 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों एग्जांपल बेस्ड हैं। किंगडम रेप्टिलिया, हां बिल्कुल, एंड किंगडम एप्स से था, और रेप्टिलियन, नॉट किंगडम, फाइलम क्लास एप्स से आपका क्वेश्चन था, मैचिंग क्वेश्चन था, जो कि पूरा एग्जांपल बेस्ड था। यस सर। तो आपको मतलब एग्जांपल्स है, एक चीज को लेके बहुत वरी होते हैं कि मैम एग्जांपल्स बियॉन्ड एनसीईआरटी पढ़ी या नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स इतने ज्यादा है, उसको याद रखना है। जैसे मॉर्फोलॉजी में मैं हमेशा मैम को कहता था कि मैम मॉर्फोलॉजी में दिक्कत हो रही है, तो मैम कहते थे कि थोड़ा पेशेंस रखो, रिवाइज करो बार-बार, निमोनिक्स बनाओ, उसको बार-बार पढ़ते रहो एनसीईआरटी। और बायोलॉजी में जो चैप्टर्स रटने वाले होते हैं, जैसे एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट के चैप्टर्स हो गए, उनमें आपको एनसीईआरटी से बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और थोड़े कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स, जैसे 12th में आपको जेनेटिक्स मिलेगा, उसके बायोटेक्नोलॉजी मिलेगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जाना है। हां, उसमें कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, इस बार लैक ऑपरेंट का क्वेश्चन था। यस यस, ZY एजिंग। तो लैक ऑपरेंट के बारे में एनसीईआरटी में बस उसका मैकेनिज्म बोला है कि इसमें ये होता है, ये प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसमें जो डिफरेंट केसेस है उसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं है। यस, मैं यही बात स्टूडेंट्स को आपके थ्रू बताना चाहती हूँ कि क्या एनसीईआरटी बायोलॉजी के क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से होते हैं, ये तो सब जानते हैं। क्या एनसीईआरटी के मॉडिफाइड क्वेश्चंस भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चंस होते हैं? तो ये बताइए हमारे स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये करीब 320 से 330 मैक्सिमम आपको ला सकते हैं, लेकिन अगर आप टारगेट कर रहे हो कि मुझे 350 प्लस चाहिए, फुल मार्क्स चाहिए, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रांग करना होगा। एनसीईआरटी ऐसी बुक है, बहुत कंसाइज बुक है, बहुत एक लाइन में उसमें पूरा पैराग्राफ जितना इंफॉर्मेशन, हर एक सेंटेंसेस में एक कांसेप्ट है, हर एक सेंटेंसेस। तो साथ ही साथ मैं एक स्टूडेंट्स से बात कहना चाहूंगी
कि अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो, ऑल इंडिया रैंक अपना लाना चाहते हो, तो सिर्फ आपको एक हेल्दी स्टडी स्किल ही नहीं चाहिए, आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल भी चाहिए। आप अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल में, मैं इस पे आपसे पहले आपके पापा से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आपने इसके हेल्थ का कैसे ध्यान रखा, इसका डेली रूटीन कैसे मेंटेन रखा, क्योंकि सर आप खुद ही एक बिजी शेड्यूल को जीते हैं, इसके बाद आपने इसका कैसे देख किया, ताकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी इस बच्चे ने अपने पेशेंस को, अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने दिया। इट्स नॉट इजी, राइट ना। मैक्सिमम स्टूडेंट डाइवर्ट हो जाते हैं, पेरेंट्स भी सोचते हैं छोड़ो मोबाइल दे दिए, बच्चा जो कर रहा है सो करने दो, कितना पीछे। आपने इस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया, ये बताइए। যখন ও 11 এ ভর্তি হলো, ভর্তি হওয়ার ওই পিরিয়ডে করোনা পিরিয়ডই চলছিল, তখন আমি পাইওনিয়ার ক্লাস তো ক্লাস 9 থেকেই চলছিল, 11 থেকে নতুন করে আবার শুরু হলো। তখন ক্লাসগুলি অনলাইনে চলতো। তো অনলাইনে চলার সুবাদে আমি তো আর ক্লাসে বসে থাকতে পারি না, আমি ওর সঙ্গে বসে থাকতাম এবং ক্লাসগুলি এনজয় করতাম। বিশেষত স্যারের ক্লাসগুলি এত টেকনিক বেস ছিল যে মানে মজা লাগতো, আমি এখন ফিজিক্স পড়ি এরকম। আর ম্যাডাম যখন ক্লাস করাতো, মানে আমি একজন টিচার, কিন্তু আমি ভাবতে পারছি না ম্যাডাম এটা কি করে সম্ভব। উনি 8টায় ক্লাস, জাস্ট 8টায় স্টার্ট করবেন, 1 মিনিট কোনো টাইম গড়বড় করবেন না, এবং 10টা পর্যন্ত পড়াবেন বা 6টা থেকে 8টা পর্যন্ত পড়াবেন, বা 5 মিনিট বেশি পড়াবেন বা 10 মিনিট বেশি পড়াবেন, এটার জন্য ব্যাপার না, কিন্তু টাইম লস করবেন। এই ক্লাসগুলি আমি ওর সুবাদে দেখতাম, আর আমি সবসময় ওর সঙ্গে থাকতাম। রাত্রি 12টা পর্যন্ত, 12:30 পর্যন্ত ও আর আমি আর ওর মা সঙ্গে বসে থাকতাম, ওকে জল দিতাম, ও ঘুমাচ্ছে কিনা এটা দেখতাম, মানে এইগুলি আমরা সবসময় করতাম। আর যখন 12 ক্লাস হলো, 12 ক্লাসে অফলাইন স্টার্ট হয়েছে, তখন দেখতাম কি, তারপর পাশাপাশি আমি 11-এও ওইগুলি করেছি, এটাও বলি, আমি স্যার থেকে ডিপিপি নিতাম, ম্যাডাম থেকে ডিপিপি নিতাম, ওইগুলি ও সলভ করতে পারিনি খুব সুন্দর করে, এগুলি করতো। আমি আবার স্যারকে নিয়ে দেখাতাম, বলে স্যার দেখুন, ম্যাডাম দেখুন এগুলি। তারপর আমি স্যার ম্যাডামের সঙ্গে সপ্তাহে 1-2 বার কানেকশন রাখতাম, ফোন করতাম, আমি ওনাদের সঙ্গে ফিজিক্যালি দেখা করতাম, ওর গ্রোথ কিভাবে বাড়ানো যায়। मैं एक ही बात कहूंगी सभी पेरेंट्स से, सभी स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूंगी कि देखिए आप किसी टीचर्स के पास जाते हैं तो 2 आवर्स के क्लास, वीक में 2 डेज जाते हैं और 3 डेज जाते हैं, एंड उस 2 आवर्स के बाद जो 22 आवर्स का टाइम होता है वो आप अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते हैं। तो पेरेंट्स का रोल बच्चे के साथ पॉजिटिव मोटिवेटेड होना चाहिए, राइट ना। हम 2 आवर्स उसे मोटिवेट करते हैं, लेकिन घर पे जाके वो कैसे सिचुएशन में रह रहा है, क्या उसका एनवायरनमेंट है, एम्बियंस है, तो वो टोटली डिपेंड करता है आपके पेरेंट्स पे कि वो आपको किस टाइप का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे सर ने बताया कि पार्थिव के लिए वो पार्थिव को के हेल्थ को लेके काफी कॉन्शियस रहते थे, इसके डेली लाइफ को लेके काफी कॉन्शियस रहते थे, इसे मोटिवेटेड फील कराते थे, तो ये सभी पेरेंट्स के लिए काफी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पार्थिव आप बताइए आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था, आप कहाँ से इंस्पायर होते कि नहीं मेरे को डाइवर्ट नहीं होना है, बिकॉज ऑनलाइन देखिए जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप हो जाए, बट वन थिंग्स आई वुड लाइक टू से, एक माँ जब अपने बच्चे को हाथ से खिलाती है, राइट ना, तो बच्चों के फेस को वॉच करती है कि खाना तीखा है या नहीं, बच्चा मेरा नहीं ठीक से खाया तो मेरे को ये हटा के ये खिलाना चाहिए, राइट ना। एंड वही माँ जब बच्चे को फोन पे कहती है तुम खाया कि नहीं, बच्चा बोलता है हाँ मम्मी मैंने खा लिया, सच में खाया ना, तो हाँ खा लिया, बच्चा ने सच बोला कि झूठ बोला, क्या खाया माँ उससे पकड़ नहीं पाती है। यही ऑनलाइन ऑफलाइन में डिफरेंसेस है। माँ जब फोन पे पूछती है, दैट इज ऑनलाइन सिस्टम, माँ समझ नहीं पाई बच्चे ने क्या बोला, खाया या झूठ बोला या सच बोला, दिस इज ऑनलाइन सिस्टम। ऑफलाइन की माँ बच्चे को फेस को रीड कर रही है, देख रही है कि बच्चा मेरा खा पा रहा है या नहीं खा पा रहा है, राइट ना। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ सभी स्टूडेंट्स को, स्पेशली पार्थिव बताएंगे आप लोगों को कि ऑफलाइन ऑनलाइन में ज्यादा
इंटरेक्टिव क्या है, कौन सा बेटर प्लेटफॉर्म है, किसको प्रेफर करना चाहिए? डेफिनेटली आपको ऑफलाइन को प्रेफर करना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन है तो डेफिनेटली ऑफलाइन के लिए जाए, क्योंकि टीचर जब सामने पढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका फोकस है वो डाइवर्ट नहीं हो सकता। ऑनलाइन में क्या होता है, क्लास कर रहे हो, एक नोटिफिकेशन आ गया, दोस्त ने मैसेज भेजा, Yes. तो टेंडेंसी यही रहती है कि पहले मैसेज देखते हैं, और उसके बाद वो क्लास एज करते ग्रुप है, हाँ, एज ग्रुप है डाइवर्शन। हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है ऑनलाइन में, तो डेफिनेटली आपको ऑफलाइन मोड को प्रेफर करना होगा। और ऑफलाइन में एक रहता है कि आप क्लास में हो, आपके आजू बाजू में आपके कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, Yes, yes. तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे इन सब से आगे जाना है, मुझे 2 साल बाद जो एग्जाम है उस एग्जाम में मुझे टॉप करना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से एक मोटिवेशन आपके अंदर आता है। डेफिनेटली ऑफलाइन के लिए ही जाना है, बस चॉइस है तो। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप भी एक टीचर है, राइट ना? आप बच्चों को किस प्लेटफॉर्म को लेकर ज्यादा गाइड करना चाहेंगे? मतलब क्या सही है बच्चों के लिए, ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस? हम ऑनलाइन भी कराते हैं, ऑफलाइन भी कराते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दोनों क्लासेस कंडक्ट कराए जाते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि बेटर क्या होगा? बेटर ऑफलाइन टेस्ट, অফলাইন এক্সাম এবং অফলাইন টিচিং কোচিং মানে এটাই বেটার হবে। অনলাইন আমরা না পারলে, যখন করোনা পিরিয়ড ছিল তখন তো উপায় নেই আমাদের, কারণ অনেকজন স্টুডেন্ট নিয়ে আমরা পড়ালে আমরা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে বিভিন্ন অ্যাক্ট আছে, ওই অ্যাক্টে আমরা অ্যারেস্ট হয়ে যাব বা অন্য কিছু হবো, কিন্তু আমি চেয়েছিলাম যে সে অফলাইনেই পড়ুক, কিন্তু পারলাম না। 11টা ও অনেকটা গ্যাপ হয়ে গেছে কিছুটা অনলাইন হওয়ার সুবাদে, যদি অফলাইন হতো আরেকটু হয়তো বা ভালো হতো। তো অফলাইন এখন শুরু হয়েছে, অবশ্যই সবাইকে অফলাইনে জয়েন করা উচিত। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल, देखिए मैं एक बात बताऊंगी, जो बच्चे रिस्पॉन्सिबल अपनी ड्यूटी जानते हैं, दे आर कंफर्टेबल इन बोथ वे, राइट? बट 100 में से 2 ही स्टूडेंट होते हैं, राइट? तो इसलिए मैं बच्चों को पार्थिव बताना चाहेंगे कि बच्चों को ऑफलाइन या ऑनलाइन कौन सा प्लेटफॉर्म, जैसे पार्थिव ने बताया, बताना चाहेंगे क्या? मैंने अभी पार्थिव से पूछा, ऑफलाइन क्लासेस बच्चों के लिए एक बेस्ट वे है स्टडी का, जिसमें बच्चे अपने टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, टीचर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं। एंड ऑनलाइन में क्या है कि बच्चे क्या करेंगे टीचर्स नहीं जान पाते हैं, टीचर्स के एक्सप्रेशन बच्चे तक जाते हैं, बच्चे के एक्सप्रेशन टीचर तक नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पार्थिव आपसे पूछूंगी, आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? तो इसका 2 सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन था। पहला तो जो आपके पेशेंस को मेंटेन हाँ, पहला तो ये था कि क्लास 10 तक मैंने कभी भी अपने स्कूल में टॉप नहीं किया, स्कूल के मैंने अपने सेक्शन में भी कभी टॉप नहीं किया। तो 10th रिजल्ट्स आने के बाद मैंने सोचा कि अभी 2 साल बाद नीट एग्जाम है, तो जान लगा देते, कुछ अलग करते और देखते हैं कि अपना पोटेंशियल कितना है और कितना आगे तक जा सकते हैं। पहला तो ये था, और इसकी वजह से हमेशा मतलब अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आ भी गया तो ये चीज आती थी कि मैंने अपने आप से क्या वादा किया था और उसको पूरा करना। और सेकंड है मेरे पेरेंट्स, क्योंकि ये मैंने पहले भी बोला है कि मेरे पेरेंट्स कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं मुझसे, और वो जो करते हैं हमारे लिए हम तो उसका थोड़ा भी उसको नहीं कर सकते, रिपे नहीं कर सकते, फिर भी अपने स्तर पर जितना हो सके उतना आप कोशिश कीजिए। और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, जब रिजल्ट आएगा, आपका अच्छा रिजल्ट होगा, आपके पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी होगी वो उसके कंपैरिजन में कुछ आता है। और मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे सोने के बाद सोते थे, तो ये हमेशा से एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन था मेरे लिए। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को क्लास में एक बात बोलती हूँ कि बेटा आपको अपना मोटिवेटर खुद बनना है। ये सुनो, कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशनल सेंटेंसेस, लैंग्वेजेस सबके लिए लिखे रहते हैं, लेकिन जो आपका डेली लाइफ है वहां से ही आप अपने सोर्स ऑफ मोटिवेशन को सर्च कर सकते हैं। आप बताइए सर कि आपका ये पार्थिव जो हमारा स्टूडेंट्स है, ये क्लास 10 तक खुद बता रहा है कि एक एवरेज स्टूडेंट रहा है, आपने इसे कैसे मोटिवेट किया इसमें? ক্লাস 10 পাস করার পর हमारे अंदर ये कंसेप्ट है कि जो थ्रू आउट टॉपर है वही नीट करेंगे, हाँ। वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर हाँ। करते हैं। 11 যখন ভর্তি হলো, আমি নিজে ডিসিশন নিয়েছি যে আমি শিশু বিহার ভর্তি করবো, সিবিএসই তে ভর্তি করাবো। কেন? কারণ ক্লাস 10 পর্যন্ত ও আইসিএসসি বোর্ডে পরীক্ষা দিয়েছে এবং এত লোড ছিল, সে আসলে মানে সাবজেক্ট বেশি হওয়ার দৌলতে হয়তোবা সে রেজাল্ট করতে পারে। তারপর আমি সিবিএসই তে ভর্তি করালাম। সিবিএসই তে ভর্তি করার পর আমি পাইনিয়ার ক্লাসে ওকে আবার জয়েন করালাম। জয়েন করে
স্যারের সঙ্গে এবং ম্যাডামের সঙ্গে আমি ডিসকাস করেছি, স্যার আমি ওকে কিভাবে ডেভেলপ করতে পারি। তখন স্যার আমাকে কিছু কিছু সাজেশন দিত যে আপনি এটা করুন, ওটা করুন। আমি চেষ্টা করতাম। তারপর আমি সবসময় যেইখানেই যাই, যেই টিচারের কাছে যাই, আমি ওর সঙ্গে থাকতাম এবং ওকে নেওয়ার জন্য আমি আসতাম। ওকে বলতাম না তুমি রিক্সা দিয়ে চলে যাও। এটা কেন করেছি? কারণ যাতে ও অন্যদিকে ডাইভার্ট না হয়ে যায়। এবং অন্য মানে কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা মা বাবাকে বলে আমি টিচারের বাড়িতে যাব, দেখা যায় কি তারা টিচারের বাড়িতে না আসে, ঘোরাঘুরি করছে, বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে, ওইটা যাতে যেতে না পারে তার জন্য আমি ওর সঙ্গে থাকতাম এবং ওর সঙ্গে বন্ধুর মতো কথা বলতাম। আমি বলে স্যার কি বলেছে আজকে, ম্যাডাম কি বলেছে, তুমি কোনটা পড়েছো, কোন টপিক পড়ছো, কোন চ্যাপ্টার পড়ছো। আমি কিন্তু এত কিছু বুঝি না, আমি বেসিক্যালি সায়েন্সের নই, কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতাম ম্যাডাম আজকে কি বলেছে। ও সঙ্গে সঙ্গে বলতো বাবা ম্যাডাম আজকে আমাকে এই কথা বলেছে, স্যার আমাকে এটা বুঝিয়েছে। তখন ও আমাকে বলে সবকিছুই ফিজিক্স, যেমন একটা বল আমরা ছুড়ে দিলাম, এটা কত গতিতে যাবে এটা অঙ্ক করে বের করতে পারে। আমি ওইগুলো থেকে শুনে খুব মুগ্ধ হতাম এবং ওকে আমি এনকারেজ করতাম, বাবা আরো বড় হও, আরো ভালো পড়াশোনা করো, তাইলেই তুমি জীবনে অনেক বড় হবে। पार्थिव, आपका जो रैंक बस्टर टेस्ट है, राइट, उस टेस्ट लास्ट टेस्ट में आपको कितना मार्क्स आया? लास्ट टेस्ट में मेरा 686 था और नीट में मेरा 685 था। मतलब आप सोच सकते हैं कि टेस्ट की एक्यूरेसी कितनी है। और ये मैंने देखा है कि लास्ट के टेस्ट में मेरा इतने ही स्कोर रहते थे और नीट में भी मेरा यही था। तो इस टेस्ट सीरीज को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप इसको डेडिकेटेड कीजिए, ऐसा नहीं कि एक टेस्ट किया और दूसरा मिस कर दिया। तो ये ओके ओके, आपका जो लास्ट टेस्ट था उसमें 686 था एंड आपको जो नीट में स्कोर था वो कितना था? 685। ओके ओके, अब मैं आपसे एक बात और पूछूंगी पार्थिव कि आप अपने आने में, हाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस पायोनियर क्लासेस में तिवारी सर का मेंटरशिप कैसा है? तिवारी सर ने आपको कैसे प्रोटेक्ट किया, कैसे प्रोटेक्ट इन द सेंस ऑफ कि आप कहीं डाइवर्ट ना हो या आपके कंसेप्ट कहीं गलत ना हो, इस जगह पे आपको तिवारी सर से कैसा, मतलब उन्होंने किस तरीके से आपका रूट मैप रेडी किया, इस चीज को आप शेयर कीजिए। तिवारी सर के बारे में जैसे सबको पता है कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, 14-15 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है और वो इस तरह से पढ़ाते हैं मतलब कोई भी चीज स्किप नहीं होता। तो उनके क्लासेस को रेगुलरली करने से आप निश्चिंत रहिए कि आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया। और मेंटरशिप की बात करें, ना सिर्फ एग्जाम के स्टडीज के अलावा भी नॉन एकेडमिक भी बहुत चीजें होती है कि ये डिस्ट्रैक्शन है, इन सब लोगों से थोड़ा दूर रहो। और फिर जैसे नीट एग्जाम अभी हुआ, अभी सर के पास में आया काउंसलिंग के गाइड के लिए, फिर सर ने मुझे बताया कि तुम ये कॉलेजेस चूज कर सकते हो। तो मतलब हर तरीके से सर हमें मदद करते थे और पूरा मुझे गार्डियन का एक फीलिंग आता था जब मैं सर के साथ बात करता था। उनका मेंटरशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ओके, तो मैं पार्थिव से पूछना चाहूंगी, बोलना चाहूंगी कि पार्थिव हमारे जो कमिंग नीट एस्पिरेंट हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो अपकमिंग एक्सपीरियंस प्रिपरेशन को लेके क्या बताना चाहेंगे? जो अभी 11th में मान लीजिए कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th तक अपनी प्रिपरेशन को एवरेज रखते हैं, कैजुअल रखते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट देके वो इंस्पायर होंगे कि ओ माय गॉड हमें भी अप्रोच करना चाहिए। इन दैट सिचुएशन उनको क्या करना चाहिए आप बताइए वैसे स्टूडेंट्स के लिए। अपकमिंग एक्सपीरियंस के लिए मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि आप कभी डिमोटिवेटेड मत रहिए। अगर एक टेस्ट में कम नंबर आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जैसे मैंने कहा कि मेरा पहला टेस्ट में 512 स्कोर था, लेकिन मैंने ये ज्यादा दिमाग में लिया नहीं, मैंने बस अपने मिस्टेक्स पर फोकस किया, देखा कि क्यों गलत हुआ, क्या सिली मिस्टेक था, क्या कॉन्सेप्ट पता नहीं था, इस तरह से। और रैंक पर आप फोकस मत कीजिए, रैंक चेंज होने में 3 घंटे का बस फर्क है, तो उस पर फोकस मत कीजिए, आप अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। वन मोर थिंग्स आई वुड लाइक टू आस्क यू, जनरली जो पीसीबी के स्टूडेंट्स होते हैं उनका कंसेप्ट होता है कि बायोलॉजी खूब पढ़ते हैं, केमिस्ट्री खूब पढ़ते हैं, फिजिक्स में एवरेज भी रहेंगे तो हो जाएगा। अब जैसे मैं आपके बारे में बताना चाहती हूँ कि आपका फिजिक्स में नीट में क्या मार्क्स रहा बताइए आप? 180 और 180 था। जेई मेन में क्या रहा? 100% एंड टीवी जेई में क्या रहा? 120 और 120। तो बताइए स्टूडेंट्स को कि क्या पीसीबी के प्रिपरेशन करने वाले का नीट एवरेज रहेगा तो वो जो फिजिक्स अगर वीक भी है, 2-4 चैप्टर नहीं भी जानते हैं
तो क्या उनका रिजल्ट आ सकता बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि देखिए मैं एक बात बता रही हूँ, इनका रिजल्ट है, ये हमारे स्टेट के टॉपर है एज वी ऑल नो, एंड इनका फिजिक्स में, नीट में, डीवीजेई में एंड जेई में फुल मार्क्स रहा, ये सब। एंड इस फुल मार्क्स के साथ मतलब ये स्टूडेंट्स सिर्फ बायो में ही अच्छा नहीं, ये स्टूडेंट डेफिनेटली मैथ्स में भी अच्छा होगा, ये सब लोग। तो ऐसे सिचुएशन में आपने बायो को सिलेक्ट किया, आप देखा कि यस मेरा मैथ्स भी अच्छा, डेफिनेटली आपका मैथ्स भी अच्छा हुआ एंड आप बायो में गए। नीट में आपने एक जनरल फिजिक्स में जो अच्छे बच्चे होते हैं उनका टारगेट होता है मैं सिर्फ जेई मेन में जाता हूँ, एडवांस में, तो उसमें आपका कैसा गाइडलाइन रहा, क्या सपोर्ट रहा, मुझे ये बताइए सर का क्या सपोर्ट रहा आपके, क्योंकि आपका फिजिक्स में हर एक एग्जाम में फुल मार्क्स रहा। तो फिजिक्स में तो फुल मार्क्स के पीछे तो पूरा ही मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो सर का ही है। जैसे पहले कहा मैंने कि फिजिक्स कोई भी एग्जाम में देने जाता था उसमें कॉन्फिडेंस रहता था फिजिक्स में कि चलो केमिस्ट्री हो सकता है खराब हो जाए, बायोलॉजी में हो सकता है ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाए, पर फिजिक्स में कॉन्फिडेंस रहता था हमेशा। और इस बार का नीट का पेपर आप अगर देखें फिजिक्स आसान आया था, तो अगर फिजिक्स को मतलब एवरेज तरीके से पढ़े उसमें भी नंबर कम आ रहे हैं, बायो में भी तो वैसे ही कमाएंगे और केमिस्ट्री में भी, तो रिजल्ट आपका खराब हो जाएगा, कुछ भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और मैं पता नहीं ऐसा कैसे होता है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो फिजिक्स में स्ट्रांग होते हैं ऑटोमेटिकली उनका केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी स्ट्रांग हो जाता है। और 11 9 10 में मेरा मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था, ये सच बात है, लेकिन बचपन से ही मेरा सोच था कि मुझे मेडिकल में ही जाना है। और जो मैथमेटिक्स में मेरा एप्टीट्यूड था, मैंने 9 10 में 11 12 का वो कैलकुलस का पार्ट पूरा हो गया था, तो वो चीज मेरे को फिजिक्स में हेल्प करी। और फिजिक्स का जो मैथमेटिकल पार्ट है, फिजिक्स में नहीं केमिस्ट्री में भी, उसमें कभी दिक्कत हुआ नहीं। तो जेई में, टीवीजेई एंड नीट कैसे मैनेज किया इस चीज को? मैंने इनको कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि एग्जाम खराब हो गया तो जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा सोचना ही नहीं है आपको। मतलब ट्रीट योर एग्जाम एज एनी अदर मॉक टेस्ट। आप बस एक मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, अगर अच्छा आता है तो अच्छी बात है, कम आता है फिर भी कोई बात नहीं। अगर पहले से टेंशन में जाओगे डेफिनेटली आपका रिजल्ट खराब है। तो आपको बस ये करना है कि जो नॉलेज है उसको मेरे को फोकस। और कभी कभी ऐसा होता है कि टेस्ट टफ आ जाता है, टफ अगर आपके लिए है तो सारे स्टूडेंट्स के लिए होगा। और अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो आपका रैंक है, तो टेंशन मत लीजिए इसके लिए, हो जाएगा। सर मैं आपसे लास्टली पूछूंगी कि लास्ट में आप बताइए कि हमारे कमिंग नीट एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, अपने बच्चों को कैसा एनवायरनमेंट देना चाहिए, कैसे मोटिवेट करना चाहिए, फाइनली मैं आपसे पूछूंगी। ক্লাস 12 ক্লাস 11 বা 12 যে কোনো ছাত্রছাত্রীর গার্ডিয়ানকে আমি বলছি আপনারা স্টুডেন্টের সঙ্গে সবসময় থাকবেন, বন্ধুর মতোই আচরণ করবেন এবং পাইনিয়ার ক্লাসে তেওরি স্যার এবং তনুশ্রী ম্যাডাম ওনাদের সঙ্গে অ্যাটলিস্ট সপ্তাহে একদিন যোগাযোগ রাখবেন যে আমার ছেলেটা বা আমার মেয়েটা কিরকম করছে, কতটুকু ডেভেলপ হচ্ছে, এটা আপনার জানা খুবই জরুরি। যদি আপনি এটা করতে পারেন দেখবেন আপনার ছেলে বা মেয়ে অবশ্যই ভালো রেজাল্ট করবে। এবং আজকে আমার ছেলে ত্রিপুরাতে টপ করেছে, কালকে আপনার ছেলে বা মেয়ে ত্রিপুরাতে टॉप করবে। देन स्टूडेंट्स, देन अब मैं लास्ट में ये बोलना चाहूंगी कि इस बार हमारे साथ हमारे स्टेट टॉपर, नीट 2022 के स्टेट टॉपर पार्थिव रॉय है। एंड पार्थिव रॉय का जो रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है 572 एंड इनका स्कोर है 685। सो मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी कि अगर आप भी डेडिकेटेड होके पेशेंस के साथ, ऑनेस्टी के साथ हार्ड वर्क करते हैं तो आपका भी मेहनत एक दिन जरूर लाएगा। एंड मैं सबको ये बात बोलूंगी कि देखिए ये कोई डिफरेंस नहीं है, अगर इनका जेनेटिक्स देखिए, इनका क्रोमोसोम देखिए, तो जो हमारा है वो इनका है, वो इनका है, वो आपका है, राइट ना। अगर हमारा ब्लड देखा जाए तो एक है, हमारा जीन देखा जाए, जीन इन द सेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखा जाए, एवरीथिंग वी हैव सेम, राइट ना। वी हैव टू चेंज आवर मेंटालिटी। एंड मैं सबको बोलूंगी कि जिसका इस बार नहीं हुआ वो प्लीज नहीं हो, लगे रहे, डेफिनेटली एक दिन उनका अच्छा रिजल्ट होगा। एंड जो स्टूडेंट अभी नीट देने वाले हैं उनको मैं बोलूंगी कि पार्थिव एक्सीलेंट एग्जांपल है, जिन्होंने बताया कि मैं अप टू क्लास 10th एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को कभी डिमोटिवेट नहीं किया। इसमें इनके पेरेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा। एंड यहाँ पे और इन्होंने अपने सोर्स ऑफ मोटिवेशन अपने डेली लाइफ अपने पेरेंट्स को बनाया।
राइट ना। उन्होंने हमेशा कोशिश किया पेरेंट्स ने कि उनका बच्चा आगे बढ़े, और बच्चे ने सोचा कि पेरेंट्स को कुछ करके देना है। सो मैं आप सबसे बोलूंगी कि आप भी ऐसे ही लगे रहें, एंड डेफिनेटली आप भी रिजल्ट करेंगे, और डेफिनेटली अगले साल आप भी हमारे साथ यहाँ बैठे रहेंगे और हम आपके साथ रहेंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। Yeah.